हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस। आपका स्वागत है इस चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि हम लोग रियल नंबर चैप्टर अब तक फिनिश कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। टोटल 10 लेक्चर अब तक हुआ है और 10 लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जरूर उस वीडियो को पहले पूरा देख लें, 10 लेक्चर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर के कुछ मिसलेनियस सवालों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये सवाल जो हैं एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरे बुक से लिए गए हैं। वैसे सवाल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ सवालों को यहाँ लिया गया है। और ये सारे सवाल आपके केसी सिन्हा से, भारतीय भवन बुक से, आलोक से, एमबीडी से या आरडी शर्मा से लिए जा रहे हैं। और उन्हीं सवालों में से आज का एक सवाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला सवाल है आपके सामने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करें। आपको याद होगा एनसीईआरटी का पहला सवाल भी हम लोग यही पढ़े थे, लेकिन वहां पर जितने भी सवाल हम लोगों ने देखा था 2 संख्याओं का एचसीएफ था। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा, अगर संख्याएं 3 रहेंगी या 3 से अधिक रहेंगी तो उस सिचुएशन में हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 3 संख्याओं वाला प्रश्न केसी सिन्हा में दिया हुआ है, वहीं से यह सवाल लिया गया है। 2 सवाल है आपके सामने। आइए हम लोग देखते हैं कि 3 संख्या दिया रहने पर हम लोग उनका एचसीएफ विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से किस तरह ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने और इसमें आप देख रहे हैं कि 1 नंबर का सवाल 250, 175 और 425 है। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो जब आपके सामने 3 संख्याएं दी रहेंगी और कहेगा विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालो, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखें आप, सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे उसमें 2 छोटी संख्याओं का एचसीएफ। 2 छोटी संख्या, यानी इन तीनों में 2 छोटी कौन है, गौर करें। तो 250, 175 और 425, इन तीनों में सबसे बड़ा 425 हुआ। इसका मतलब 2 छोटी हुआ 250 और 175, 2 छोटी संख्या हुई। तो पहले हम लोग इन दोनों का ही एचसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम, आप जानते हैं कि जिन 2 संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, उसमें बड़ी संख्याओं को ए और छोटी संख्या को आप बी मानते हैं। तो फटाफट कीजिए काम। बोलेंगे माना कि ए बराबर 250 और कहेंगे बी बराबर 175। अब आपको याद होगा, पढ़ चुके हैं आप, पिछले लेक्चर में आप जाके देखिए, समझिए उसको अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्याओं पर विभाजन प्रमेय का अप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग यहां अप्लाई कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है वो प्रमेयिका, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से होता है। तो आइए इसी पर हम लोग तोड़ते हैं इसको। स्टेप 1 आपको अच्छी तरह से याद होगा। ए किसको माने हैं, तो 250 को बराबर b, 175 को गुना। अब क्या करते हैं, आपको याद होगा 175 से 250 में भागा देना है हमको। तो हम 175 से भागा देंगे 250 में। 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, एक मरतबा 175, एकम 175। क्या बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहां 4, 14 में से 7 गया 7, यहां खत्म हो गया कहानी। यानी कि 175 कितना मरतबे लगा, एक बार में, और शेषफल क्या बचा, तो 75। तो पहले स्टेप में भाग देने पर क्या आर का मान 0 आया, हम देखते हैं आर का मान 0 नहीं है। तो बोलेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप हमारा फिर से रिपीट होगा। तो लिखेंगे स्टेप सेकेंड में। तो स्टेप सेकेंड में किसके लिए रिपीट करते हैं, तो B और R के मानों के लिए, है ना, B और R के मानों के लिए रिपीट होता है। आप पढ़ लिए हैं, ये बात ध्यान रखिए। बस ये सब मिसलेनियस सवाल है जो आपको हम 1 बाय 1 करके बताते चले जाएंगे। अब इन दोनों का काम करना है। तो 175 बन जाएगा A बराबर B हो जाएगा 75। अब हमें 75 से भागा देना है 175 में। तो 75 से जब हम भागा देंगे 175 में, तो भागा लगेगा 2 बार में। 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150, है कि नहीं। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो कितना मरते लगा, 2 बार में। शेषफल क्या बचा, 25। तो क्या सेकेंड स्टेप में भी आर का मान 0 हुआ, नहीं हुआ। बोलेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से एक स्टेप रिपीट होगा। स्टेप 3 में हम लोग चले आए। तो स्टेप 3 में जब आए
तो अब हम लोग फिर किसके लिए करते हैं काम, b और r के मानों के लिए रिपीट होता है बार बार, आपको ये बात पता होगा। तो b का मान हुआ 75, r का मान हुआ 25। अब इन दोनों के लिए काम होगा दोबारा, तो a बन जाएगा 75 बराबर b 25। तो 25 से कितनी मर्तबा लगेगा, 3 बार में, 25 तिया 75, शेषफल क्या बचा 0। तो क्या इस स्टेप में r का मान 0 आया, बिल्कुल। तो बोलेंगे चूंकि यहां r बराबर 0 है इसलिए HCF किसका किसका, जो दो नंबर हम लिए थे 250 और 175 का, 250, 175, इन दोनों का HCF हुआ कितना, जो b का मान हुआ यानी 25। ध्यान रहे ये 25 इन दो संख्याओं का HCF हुआ है। अभी तक तीनों संख्याओं का HCF आपने नहीं ज्ञात किया है। अब क्या करना है, गौर करिए आप ध्यान से। अब पहली दो संख्या यानी दो छोटी संख्याओं का HCF जो निकला, अब उस HCF का तीसरी संख्या के साथ HCF ज्ञात करेंगे। यानी उस संख्या को लेंगे अब जो HCF निकला, और जो तीसरा नंबर है बड़ा वाला, उनके साथ इनका HCF ज्ञात करेंगे। यानी अब हमें 25 और 425 का HCF निकालना है। इन दोनों का जो HCF निकलेगा वही इन तीनों का HCF कहलाएगा। तो अब जब हमको इन दोनों का के साथ काम करना है तो हम यहां लिखेंगे पुनः A बराबर, तो 25 और 425 को लेना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ 425, तो A मानेंगे 425 को और B किसे मानेंगे, छोटी संख्या यानी 25 को। अब आपको इन दोनों का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके। तो आप यहां कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका कथन क्या है फिर से लिख दीजिए, या यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आप ऑलरेडी लिख चुके हैं स्टेटमेंट, दोबारा इसमें नहीं लिखना, सीधे आप तोड़ दीजिए उसको। तो A बराबर, A कौन हुआ 425 बराबर B कौन है 25 गुना 25 से 425 में आपको भाग देना है। तो 25 से भागा देते हैं 425 में, 25 एकम 25, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, उसके बाद 5 को उतारे, 25 सत्ते 175, शेषफल क्या बचा 0। तो हम क्या तोड़ेंगे, 25 गुना 17 जोड़ 0। तो पहले ही स्टेप में, यहां आप स्टेप 1 कर सकते हैं, पहले ही स्टेप में r का मान 0 आया। बोलेंगे चूंकि यहां r बराबर 0 है, तो पहले ही स्टेप में r का मान 0 आ गया। तो आप कहिएगा इसलिए HCF 425, 25 बराबर क्या आ गया 25। इन दोनों का HCF 25 हुआ। तो जो इन दोनों का HCF निकलेगा वही इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। तो फाइनली आप कहेंगे कि अतः HCF HCF क्या क्या था तीनों नंबर, 250, 175, 425 बराबर 25। ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह से तीन संख्याओं का HCF हम ज्ञात करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है सवाल तो चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। तो जिस तरह से सवाल नंबर 1 बना है बिल्कुल उसी तरह सवाल नंबर 2 भी बनेगा। आप इसे खुद ही बनाइए। एक सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। अब हम लोग सेकेंड टाइप पर चलिए बच्चों, दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। यह भी सवाल केसी सिन्हा बुक का ही है। सवाल क्या है, सवाल सुने पहले आप। वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर तथा 58 मीटर 32 सेंटीमीटर है। यह आपका सवाल हुआ। सवाल को अच्छी तरह पहले आप समझें। एक आयताकार फर्श है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको मालूम है। उस फर्श पे वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइलों की संख्या बतानी है कि संख्या कितनी होगी, कितना टाइल्स उस पर बिछा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दें एक बात पर, इस तरह के सवालों में कभी भी संख्या निकालना, जैसे आपको फर्श में टाइल बिछाना है, टाइल का संख्या निकालने कहा। कभी कहेगा किसी आंगन में ईंट बिछाना है तो ईंट की संख्या निकालने कहेगा। तो संख्या जब कभी निकालने कहे तो संख्या बराबर फॉर्मूला होता है बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे छोटे भाग का क्षेत्रफल। और जब आयतन वाले सवालों में लेंगे तो बड़े भाग का आयतन बटे छोटे भाग का आयतन। फिलहाल यहां काम सतह पर हो रहा है, मतलब क्षेत्रफल पे हो रहा है, तो क्षेत्रफल ही लेंगे।
तो बड़े भाग, जैसे इस कंडीशन में बड़ा भाग कौन हुआ, फर्श बड़ा भाग हुआ, तो टाइलों की संख्या बराबर होगा फर्श का क्षेत्रफल बटे छोटे भाग, यानी छोटा भाग यहां टाइल हुआ तो बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, यही हुआ फॉर्मूला। इसी से निकल जाएगा टाइलों की संख्या। अब सवाल है कि टाइल की संख्या का जो फॉर्मूला बन रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल, तो वो तो लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी मालूम फर्श का, चौड़ाई भी मालूम है, लेकिन उसके नीचे जो लिखेंगे एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। तो क्या आपको वर्गाकार टाइल का भुजा मालूम है? नहीं मालूम है। तो यानी कि असल में यह सवाल वो है ही नहीं जो कह रहा है। असल में सवाल तो यहां यह है कि पहले आपको वर्गाकार टाइल्स का भुजा निकालना पड़ेगा कि वर्गाकार टाइल जो बिछाएंगे पूरे फर्श में तो उसका भुजा कितना होगा। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, बात समझिए। पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम देते हैं। मान के चलिए ये आपके सामने आयताकार कोई फर्श है और इसकी लंबाई है मान के चलिए 30 मीटर और चौड़ाई है मान के चलिए 20 मीटर। लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर। अगर हम मान के चलिए 4 बाय 4 यानी 4 लंबा 4 चौड़ा यानी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, चलिए इसको मीटर में, चलिए 4 मीटर ही बोल देते हैं, तो 4 मीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार टाइल खरीद कर लाएंगे तो क्या वो एग्जैक्टली इस पर सेट करेगा? बोलिए करेगा सेट? नहीं करेगा। क्यों? 4 इधर से बैठाएंगे तो 4 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, यानी 5 गो लाइन देंगे, इधर पूरा हो जाएगा। लेकिन जब इधर देंगे तो 4 7 28 देने के बाद 28 मीटर के बाद 2 मीटर जगह बच जाएगा, उसमें आपका एक टाइल वहां पर नहीं सेट होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप 10 मीटर वाला बनाइएगा तो हो जाएगा। 10 वाला इधर भी लग जाएगा, उधर भी लग जाएगा। 5 वाला लगाइएगा तो इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा। अर्थात कितना मीटर वाला टाइल्स लग सकता है इसमें? जो नंबर इन दोनों को भाग देगा, इन दोनों को जो विभाजित करेगा वही इधर से भी सेट हो जाएगा, उधर से भी सेट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो सवाल कह रहा है उसमें टाइल का भुजा निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। जो इन दोनों का HCF होगा वही टाइल का भुजा होगा, और जब भुजा मालूम पड़ जाएगा तो टाइल का संख्या का जो फॉर्मूला हम बोल रहे हैं उसको लगाकर आराम से हम संख्या निकाल लेंगे। ये इस सवाल का मामला है। तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे आप यहां कहेंगे चूंकि फर्श की लंबाई बोलिए क्या दिया हुआ है, तो 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। इस पूरे को एक यूनिट में लाइए, मतलब एक मात्रक रखिए, मीटर सेंटीमीटर दोनों नहीं रहे। तो कैसे कीजिएगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर बराबर 1600 सेंटीमीटर, तो 1600 प्लस 58 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 1658 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। उसी तरह फर्श की चौड़ाई पर बात करते हैं। फर्श की चौड़ाई वो कितना है हमको? तो 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, तो 800 प्लस 32 कितना हो गया? 832 सेंटीमीटर। यह हो गया फर्श का लंबाई और चौड़ाई। तो पहले टाइल का भुजा पता करना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि स्पष्ट है कि टाइल की भुजा फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई का मौसा होगा, है कि नहीं? मौसा होगा। क्यों? क्योंकि टाइल का भुजा वही हो सकता है जो इन दोनों को भाग देगा, वही एग्जैक्टली सेट हो पाएगा। एग्जैक्टली हमको सेट करना है तो उसके लिए हमको इन दोनों का मौसा निकालना पड़ेगा, जो मौसा वही एग्जैक्टली सेट होगा। तो आइए पहले मौसा फटाफट निकालते हैं। तो हमें इन दोनों का मौसा निकालना है, तो अभी तक हम कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? विभाजन एल्गोरिथ्म। तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो तुरंत कहेंगे माना कि a बराबर बड़ी संख्या को a, तो 1658 को मान लेते हैं a, और कहते तथा b बराबर 832। ठीक है, मात्रक नहीं लेके चले, खाली नंबर लेके चल रहे हम। तो a और b मान लिए। अब फटाफट इस पर अप्लाई कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से। तो आइए हम लोग आते हैं स्टेप 1 में।
तोड़िए फटाफट। 1658 बराबर बी क्या है 832 गुना 832 से भाग लगाइए 1658 में, तो बगल में ही दे देते हैं भागा, कहाँ दे, यहां पर देते हैं। तो 832 से भागा देना है हमको किसमें 1658 में, तो दीजिए भागा। तो क्या मर्तबा लगेगा 832 से कम 832, क्योंकि दो मर्तबे कितना हो जाएगा 1664, यहाँ 858 है। तो 8 में 2 गया 6, 5 में 3 गया 2 और 16 में 8 गया 8, तो क्या हो गया बोलिए 832 कितना मर्तबे लगा एक बार में। शेषफल क्या बचा 826। क्या पहले स्टेप में आर का मान 0 आया, नहीं आया, तो बोलेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप फिर से एक रिपीट होगा, स्टेप सेकेंड में चले आइए। और रिपीट किसके लिए होता है आपको अच्छी तरह से पता है, b और r के मानों के लिए, b और r के मानों के लिए। तो b हो गया 832, r हो गया 826, इन दोनों के लिए दीजिएगा। तो 832 बन जाएगा a बराबर 826 बनेगा b गुना 826 से भागा दीजिए 832 में, तो 826 से भागा जब दीजिएगा 832 में, तो कितनी मर्तबा लगेगा एक बार में। 826 से कम 826 बचेगा कितना 6, तो लिखेंगे 826 गुना 1 जोड़ 6, है कि नहीं, 6 बचा यहाँ पर शेषफल। तो क्या सेकेंड स्टेप में r का मान 0 आया, नहीं आया। फिर बोलिएगा चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप फिर से मेरा रिपीट होगा, स्टेप थर्ड में चले आए हम। और इस बार रिपीट किसके लिए होगा, फिर से वही b और r के मानों के लिए, यानी 826 बन जाएगा a बराबर b होगा 6, तो 6 से आपको भागा देना 826 में, दीजिए 6 से भागा दीजिए 826 में, तो 6 एकम 6 बचा 2, फिर 2 तारे 6 तिया 18 बचा 4, फिर 6 को तारे 6 सत्ते 42 बचा 42, 4 46 4 बचा, यानी कि 6 से लगा 137 बार में और शेषफल क्या बच गया 4। तो क्या स्टेप थर्ड में भी r का मान 0 हुआ, नहीं हुआ। तो बोलिएगा फिर चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आइएगा स्टेप फोर्थ में। स्टेप फोर्थ में किसके लिए, तो b और r के लिए। तो b हुआ 6, r हुआ 4, तो 6 बराबर लिखिए 4 गुना 4 से भागा लगाइए 6 में, तो 4 एकम 4 जोड़ शेषफल क्या बचा 2। तो क्या यहां भी r का मान 0 हुआ, बोलेंगे नहीं, r का मान यहां भी 0 नहीं हुआ। तो एक स्टेप और रिपीट होगा। तो स्टेप अच्छी तरह से समझने से आप स्टेप फिफ्थ में हम लोग आ जाते हैं। स्टेप फिफ्थ में किसके लिए लिखेंगे, तो b और r के मानों के लिए। b हो गया 4, r का मान हो गया 2, तो 4 2 के लिए कथन दीजिए। तो 4 बराबर लिखेगा 2 गुना 2 से कितनी बार लगेगा 4 में, 2 बार में, 2 दूनी 4 प्लस शेषफल कितना हुआ 0। तो क्या इस स्टेप में r का मान 0 हुआ, बिल्कुल। तो बोलेंगे चूंकि यहां r बराबर 0 है, तो जहां r का मान 0 होता है वहीं का भाजक b का मान HCF होता है। तो भाजक b का मान यहां कितना है 2 है, तो इसलिए आप कहेंगे HCF कितना कितना, तो 1658 कौमा 832 बराबर हो जाएगा आपको 2। तो 2 निकला HCF। जितना HCF उतना ही होगा वर्गाकार टाइल के भुजा की माप, भुजा की माप। तो बोलिएगा इसलिए वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर हो गई 2 सेंटीमीटर। ये सारा मान सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में निकल गया। तो ये क्या निकला, वर्गाकार टाइल की भुजा हमको मालूम पड़ गया, लेकिन हमें निकालना है वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो अभी तुरंत हम समझाए थे आपको संख्या कैसे निकलेगा। तो बोलिएगा अतः टाइलों की संख्या, ध्यान देंगे, टाइलों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्श भी आयताकार और टाइल है वर्गाकार, तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो फर्श का लंबाई कितना है 1658, 1658 गुना चौड़ाई कितना है 832, दोनों का सेंटीमीटर लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, बटे फर्श का क्षेत्रफल, सॉरी टाइल का क्षेत्रफल, नीचे में टाइल वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, और भुजा आपने निकाला है 2 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा बोलिए 2 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कटा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो गया, 2 से कट 2 2, एक बार की करते हैं काम, 2 2 मिलकर कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 से कटाइए डायरेक्ट, 4 चौके 16,
4 एकम 4, अच्छा 4 से नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से नहीं कटा है, ध्यान दिए ही नहीं हम। चलो 1 2 से काटो, 1 2 रहने दो, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, कट गया ये 2 से। इस 2 से उसको कटाइए, 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अगर 4 से उसको कटा दे तो वो कट जाता, खैर कोई बात नहीं है, 2 से इसको कटा दिए तो क्या आया 829 और 416। फटाफट इनको गुना कर लीजिए, 829 में गुना कीजिए किससे, 416 से। तो 6 9 54 के 4 हाथरा 5, 6 दूनी 12, 5 17 के 7, 6 8 48 और 1 49, और फिर 829 एक बार लिख दीजिए, एक मर्तबे देना है। 4 9 36 के 6 हाथरा 3, 4 दूनी 8 निकाला के एक हाथ में रहा 1, 4 8 32 और 1 33 हो गया, यानी ये हो गया 4 9 7 16 के 6, 9 2 11 6 17, 17 9 2 11 6 17 और 1 18 के 8 और 8 4 12 13 14 के 4 और 3 1 4 और यहाँ 3 34 48 64 लिख दीजिए, 34 48 64, यानी 3,44,864 टाइलों की संख्या निकल गया। इतना ही टाइल लगेगा इस पूरे फर्श में। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखे हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल हम लोग लेते हैं, केसी सिन्हा बुक का ये सवाल है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n, यानी n यहां उस लेटर के लिए हुआ और n का मतलब नेचुरल नंबर हुआ, यहां पर n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है वो प्राकृत संख्या के लिए 8 टू दी पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। यह सवाल है, आपको याद होगा एनसीईआरटी बुक में एक सवाल था जिसको आपने बनाया है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उस सवाल को आपने बनाया था। उस सवाल में 0 पर समाप्त होने की बात कही गई थी, तो 0 पर समाप्त होने का प्रॉपर्टी हम लोगों ने दिमाग में लाया। प्रॉपर्टी क्या था, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के धनात्मक घात शामिल हों तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये हम लोगों ने समझा था। ठीक उसी तरह ये सवाल भी है, बस हमको सारा चीज उसी को फॉलो करना है और कंडीशन सिर्फ जान लेना है कि 5 पर समाप्त होने के क्या कंडीशन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सवाल को। ध्यान रहे, यह सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो शायद ये सवाल आपको समझ में नहीं भी आए। इसलिए अगर आप पीछे का लेक्चर जितना है उन सबको अगर देख लेंगे तो यहाँ आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर हम टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस सवाल 1 बाय 1 बना रहे हैं कुछ मिसलेनियस सवालों को। हम टॉपिक पर बात पहले पिछले लेक्चर में कर चुके हैं अच्छी तरह से, आप जाइए उनको देखिए। अब बात करते हैं सवाल पर। सबसे पहली बात याद करिए, हम लोग क्या करते हैं, दिए गए संख्या को a मान लेते हैं तो फटाफट मानते हैं a, तो बोलेंगे माना कि a बराबर 8 टू दी पावर n। दूसरा काम, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करने की कोशिश करते हैं, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और उस पर पहले से पावर है n। अब आपको मालूम होगा पावर पर पावर जब रहता है तो पावर गुना हो जाता है, तो ये गुना हो जाए क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 इंटू n हो जाएगा 3n। ठीक है, तो पावर चाहे जो हो जाए, n या 2n या 3n या 5n, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है बेस से। तो बेस क्या है, 2, और ये हो गया अभाज्य संख्या, तो यही कहलाया इसका अभाज्य गुणनखंडन। तो बोलिएगा यहां 2 एक अभाज्य संख्या है। ये क्यों बोले, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब सुनिए 5 पर समाप्त होने के कंडीशन, सुनिएगा ध्यान से। यदि कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 5 के धनात्मक घात शामिल हो परंतु 2 के धनात्मक घात शामिल ना हो तो वह संख्या 0 पर अवश्य समाप्त होगी, 5 पर अवश्य समाप्त होगी। 5 पर समाप्त होने का क्या कंडीशन है कि उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 के धनात्मक घात हो, लेकिन साथ ही साथ 2 के धनात्मक घात नहीं होने चाहिए। अगर 5 है और 2 भी अगर आ गया है तो वो संख्या 5 पर समाप्त कभी नहीं होगी। 2 के अलावे 5 रहे और 2 के अलावे दुनिया में जो भी नंबर आ जाए फर्क नहीं पड़ता, वो 0 पर समाप्त होगी डेफिनेटली।
परंतु अगर 5 के साथ साथ 2 भी शामिल है, यानी सीधी बात, अगर 2 उसमें घुस गया किसी तरह, तो समझ लीजिए वो 5 पर समाप्त कभी हो ही नहीं सकती है। चाहे 5 आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है, 2 ही गड़बड़ करेगा मामला। तो आइए समझिए, इस नंबर के अभाज्य गुणनखंडन में क्या आया? 2 ही आ गया जो गड़बड़ करने वाला था। तो 2 अगर आ गया तो क्या ये समाप्त होगी 0 पर? क्लियरली हो गया, सॉरी समाप्त होगी 5 पर, तो क्लियरली हो गया कि 5 पर समाप्त ये नहीं होने वाली है। लेकिन इस बात को तो उसी तरह बताना पड़ेगा जैसे हम पिछले सवाल में बताए थे, उस एनसीईआरटी वाले सवालों में। तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे अंक गणित, सॉरी इससे पहले तो हमें कंडीशन बताना पड़ेगा नहीं कि 5 पर समाप्त होने के क्या कंडीशन है। तो कंडीशन हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या अंक 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 के धनात्मक घात शामिल हों। परंतु इसी में जोड़ेंगे ये बात कि परंतु 2 के धनात्मक घात शामिल ना हो। 2 किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो 5 पर समाप्त हो सकता है। 2 नहीं हो और 5 हो, तब जाकर 5 पर समाप्त होगा। तो हम क्या देखते हैं, यहां कहेंगे अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, वो प्रमेय से हमने जो नंबर था a टू दी पावर n उसको a माने थे, और उस a का मान आया 2 पर पावर 3n, और तुरंत क्या बोल देंगे, यह अद्वितीय है। मतलब ये बदल नहीं सकता है। अद्वितीय है मतलब ये हुआ कि a का अभाज्य गुणनखंडन, a का अभाज्य गुणनखंडन इस 2 के अलावे किसी अदर नंबर के रूप में हो ही नहीं सकता है। यह मतलब हुआ अद्वितीय का। पिछले सवाल को याद कीजिए, बगैर पिछले सवाल के इसको नहीं समझ पाएंगे आप। तो कहेंगे a का अभाज्य गुणनखंडन 2 के अलावा किसी अन्य संख्या के रूप में नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि a का अभाज्य गुणनखंडन में 2 है परंतु 5 नहीं है। यानी हम क्या देखें, मामला ही उल्टा हो गया। 2 नहीं रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए, यहां उल्टा हो गया। 2 है, 5 नहीं है और ना ही आ सकता है। और जब नहीं आएगा 5 और 2 है, इसका मतलब क्या ये 5 पर समाप्त होगा? बिल्कुल नहीं। तो फाइनली कहा जाएगा अतः संख्या a बराबर a टू दी पावर n अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये हो गया आपका चेक्ड। इस तरह हम लोगों ने इस सवाल को भी देखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे का सारा लेक्चर देखा है। अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको ये समझ में शायद ना आए। इसलिए पहले हमेशा आप पहले के लेक्चर को देखें, जो अब तक 10 लेक्चर हो चुका है, तब आप इस पर आएँ। ये आपका मिसलेनियस सवाल था। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल के साथ आप बने रहिए। फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए कुछ और सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।